देखो सुनो, मैंने क्या कहा कि ये एक रिएक्शन है। ओके, इसकी के इक्विलिब्रियम की फॉर्मूला क्या होगी? तो CaO CO2 डिवाइडेड बाय CaCO3। अब मैंने क्या कहा था, सॉलिड का प्रेशर तो है नहीं, तो के इक्विलिब्रियम फॉर प्रेशर ऑफ CO2 गैस, बाकी के दो निकल जाएंगे। अब आप सोचो कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इस साइड पर बैठे हैं, तब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो के इक्विलिब्रियम डाउन हो जाएगा। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें तो इसकी वैल्यू कम हो गई। इस हिसाब से आपको सोच के चलना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्क पड़ रहा है। पर अगर आपको ना समझ में आए, इतना चलो कि यह से पहले गैसियस मोल्स कंसीडर कर लो। जहां गैसियस मोल ज्यादा वहां प्रोडक्ट प्रेशर हाई, जहां गैसियस मोल कम वहां प्रेशर लो। फिर ऑप्शन के हिसाब से जाओ, हाई प्रेशर तो राइट टू लेफ्ट, इसमें लो प्रेशर तो लेफ्ट टू राइट। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो मतलब प्रेशर लो तो राइट लेफ्ट टू राइट। प्रेशर कम वॉल्यूम कम कर रहे हो तो हाई प्रेशर तो लो प्रेशर। यहाँ दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम दिए थे, और नंबर ऑफ मोल सेम दिए थे मतलब दोनों साइड प्रेशर सेम है। तो आप प्रेशर में कुछ भी वेरिएशन करो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह वॉल्यूम चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वॉल्यूम डबल करो, हाफ करो, टेम्परेचर सॉरी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर इंक्रीज करो, प्रेशर डाउन करो, कोई फर्क नहीं, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एज इट इज रहेगी। देखो, इन लोगों को भी पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो इतनी ज़्यादा तो कैलकुलेशन जनरली वो लोग देते नहीं हैं हमें। ओके, अ गैस X at 1 atmosphere is bubble through a solution contain a mixture of 1 molar Y minus and Z minus at 50 degree Celsius. The reduction potential in the order. अब देखो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू Z, Y और X। अब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है। अब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इसकी वैल्यू हाई है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और इसकी जो है वो लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें दी है। ओके, अब आप सोचो कि इसकी मिडल में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। मैंने ये बहुत डिटेल में शायद आपको पढ़ाया है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी उसका खुद का रिडक्शन होगा और वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो y की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू x की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से ज़्यादा है। तो y और x में किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? y की। अगर y की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन। ओके, अब z और y को कंपेयर करो, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है मतलब इसका रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जब y को x के साथ रखो तो y x को ऑक्सीडाइज करेगा, पर y को जब z के साथ रखो तो y z को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। दोनों में y से ही लिया था इसलिए मैंने सिर्फ y पकड़ा, बाकी नहीं। तो y विल ऑक्सीडाइज x, y x को ऑक्सीडाइज करेगा पर z को नहीं कर पाएगा। बराबर है? चलिए, the molar enthalpy change during the neutralization of dilute solution of a strong acid with strong base। अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब हमें क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ HCl प्लस NaOH, तो इसमें से हमें सॉल्ट मिलेगा NaCl और वाटर। अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ एसिड और बेस दो अपोजिट नेचर एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज ज़रूर होगी। बट ये जो एनायन है और ये जो कैटायन है वो इस एनर्जी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं देते। नो इफेक्ट ऑफ
released energy in no effect of cation and anion in released energy. जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें कैटायन और एनायन का कोई रोल नहीं है। तो इसमें रोल किसका है? तो इसके अंदर H प्लस और OH माइनस जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं उसके हिसाब से एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मिलती है डेल्टा H, वो होती है -57.62 -57.62 किलो जूल पर मोल, इतनी रिलीज होती है। ये आइडियल है, इसे याद रख लेना। अब आपको पता है कि 4.184 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, ये रिलेशन है। तो -57.62 किलो जूल मोल के हिसाब से कितनी होगी? तो -57.62 डिवाइडेड बाय 4.184 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये होगी -13 पॉइंट समथिंग आंसर मिलता है, -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, ये आंसर मिलता है इसके अंदर। द pH ऑफ 10⁻⁻7 नॉर्मल NaOH एक्वियस सॉल्यूशन विल बी। अब देखो pH हमें ढूंढनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने शायद बहुत करवाए हैं आप लोगों को। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ एक गलती होगी। आप आंसर 7 सिलेक्ट करो, नहीं दिया है, वो बाप रे, दिया होता तो आप इसको रॉन्ग समझते। अब देखो ये एक्वियस सॉल्यूशन है, आपको पता है मैंने बहुत बार कहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर H2O जो है उसमें से H3O प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इज इक्वल टू OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोलर होता है। ओके, अब जब ये 10⁻⁻7 नॉर्मल और मोलर NaOH के सेम होते हैं, मोलर NaOH, तो यहाँ ये समझो कि ये NaOH के सॉल्यूशन में से 10⁻⁻7 मोलर OH माइनस आयन हमें मिलेंगे, और इसके अंदर जो वाटर पड़ा है इसके अंदर से भी हमें 10⁻⁻7 मोलर ऑफ OH माइनस आयंस मिलेंगे। ओके, मतलब सिर्फ NaOH के नहीं, वाटर के भी मिलेंगे। तो टोटल मोलारिटी ऑफ OH माइनस कितनी हो जाएगी? तो 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 2 टाइम 10⁻⁻7 मोलर। अब हमें pH निकालनी है, पर पहले हमें POH निकालना पड़ेगा, माइनस log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो माइनस log 2 इंटू 10⁻⁻7, तो हमें मिलेगा माइनस log 2, ये इंटू है तो प्लस होता है पर बाहर माइनस की साइन है, तो माइनस log 10⁻⁻7। अब इसका आप लॉग देखोगे तो 0.3010, मुझे पता है इसलिए, और ये +7, तो ये होगा 6.6 समथिंग ये जाएगा। ओके, 6.6998 समथिंग ये जाएगा। हमें क्या मिला? POH। हमें ढूंढना है क्या है? pH। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 6.69, तो ये करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग आंसर मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा? 7.1। ये 7.1 के करीब करीब आपको मिलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपको पता हो तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर में भी दो टाइप के सॉल्वेंट आते हैं, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैं आपको पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी दो तरीके के सॉल्वेंट आते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एक चीज़ याद रखना कि इसके अंदर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन हो तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूँ तो CH3COOH, ये क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। H2O HF NH3, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वह पोलर होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देगा। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म मुझे याद आता है, CHCl3, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, पोलर होगा पर इतनी पोलैरिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन रिलीज कर सके इस तरह से, कंपैरिजन के हिसाब से। और नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जिसके पास कोई पोलैरिटी ही नहीं होगी, है CCl4, बेंजीन, है ना, C6H6, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और इसमें ऑप्शन यही बैठेगा, ये तो सब पोलर है ना, तो वो नहीं आएगा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन एज अ बफर सॉल्यूशन। पहले आपको पता है कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है? हमारा ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप थोड़े प्रपोर्शन में और कोई एसिड या तो कोई बेस ऐड करो फिर भी इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता, उसे बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि हम बहुत सारा खट्टा या बेस खा ले तो वो ब्लड में इतनी पीएच में वेरिएशंस नहीं आती, वो रेजिस्ट करती है चेंज इन पीएच, जल्दी से पीएच को बदलने नहीं देगा, उसे कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। और मैंने बफर सॉल्यूशन के दो टाइप्स निकाल के रखे हैं। एक है एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो वीकर एसिड और इट्स salts with strong base, और इसका एग्जाम्पल है CH3COOH plus CH3COONA। अब आप सोचोगे कि सर इसमें ये कैसे है, कहाँ से आ गया ये, अब ये कैसे है? तो आप देखो कि ये तो वीक एसिड है और इसका सॉल्ट, इट्स सॉल्ट्स मतलब वीक एसिड का सॉल्ट, तो इसका सॉल्ट क्या होगा? CH3COO माइनस और स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, NaOH, तो इसमें से आपको क्या मिलेगा? Na प्लस। तो ये सॉल्ट्स उसी तरह बेसिक बफर सॉल्यूशन हो तो वो वीक बेस प्लस इट्स salts with strong acid. For example, NH4OH, ammonia. Okay, ammonia NH3 plus NH4Cl, Cl for strong from strong acid. तो इसमें जो है ना ये ऑप्शन बैठेगा, हालांकि ये तो देख के ही पता चलता, क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? salts of strong acid plus strong base HCl and NaOH, इसीलिए, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हमें यहाँ वीकर की काम करी इसीलिए। ओके, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट -2। इसका आंसर आप निकालो। कह क्या रहे हैं कि इसमें से ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 किस में नहीं होगा? क्यों? इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसका तो मैंने पूरा एक्स्ट्रा लेक्चर बना के आपको दिया है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। द कलर चेंज इन एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी एक्सप्लेन बाय, के क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैंने ऐसा सोचा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो मैंने इसकी पूरी थियरी पढ़ाना सोचा है। अब देखो, ये याद रखना, अगर आप प्रोफेसर हो, पढ़ा रहे हो तो आपको पता होगा,
मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो 3.2 टू 4.5 की रेंज में, मतलब एसिडिक रेंज में काम करेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर ऑरेंज होगा और बेसिक में येलो होगा। ये सब के सब याद रख लेना, अभी तक आया है या नहीं आया है पर आपको काम लगेगा। मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनोफ्थैलिन, एलिजरीन येलो, लिटमस। तो ये मैंने इसलिए निकाल के रखे कि किस रेंज में काम करते हैं, कौन सा एसिडिक कलर होगा, कौन सा बेसिक कलर होगा, पूरी थियरी मैंने ले रखी है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इंडिकेटर होता क्या है, विच शो कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन कलर, कलर में चेंज की कैरेक्टरिस्टिक रखता है, मतलब वो अपना कलर एक मीडियम में दूसरा कलर, और दूसरा मतलब एसिड में कोई और कलर दिखाएगा, बेस में दूसरा कलर दिखाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन इट्स कलर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिड और बेस, जब वो एसिड या तो बेस की कांटेक्ट में आएंगे तब अपना कलर चेंज कर सकते हैं। Thus, it is used to determine indicators the degree of acidity or basicity of any solution, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी एसिडिटी है या तो कितनी बेसिसिटी है वो ढूंढ सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, आपको पता होगा कि ब्लू लिटमस पेपर होता है, वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डालो तो क्या हो जाएगा, वो रेड में हो जाएगा, मतलब एसिड जो है वो ब्लू से रेड में जाएगा, और वाइस वर्सा। Role of indicators in chemistry is very important. They are also used to find out end point in titration. आप प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, पता ही होगा। In acid base titration, organic substances, weak acid, weak bases are generally used as indicator. ये वर्ड कहीं पर आया नहीं है, ये वर्ड कहीं पर आया नहीं है, पकड़ के रखना कि जो वीक एसिड वीक बेस है वो जनरली इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाता है। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर विथ इन अ सर्टेन पीएच रेंज, और कौन सी पीएच रेंज, तो ये मैंने जो अभी दिखाई वो इस रेंज में, यहाँ से ये चेंज दिखा सकते हैं। ओके, द कलर चेंज एंड द पीएच रेंज सम कॉमन इन इंडिकेटर यूज्ड अकॉर्डिंग टू क्विनोइड थियरी एंड, आंसर मिल गया, क्विनोइड थियरी, क्विनोइड थियरी, आंसर आपको मिल गया होगा। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू क्विनोइड थियरी एंड एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन टू इनएंशियोमर फॉर्म। आपको पता है कि वो अंदर जब इंडिकेटर एसिड बेस की रेंज में काम करता है तब होता क्या है, टॉटोमेरिज्म, वर्ड पकड़ के रखना, टॉटोमेरिज्म फॉर्म, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें से मैंने एक निकाला है, ये एक स्ट्रक्चर है मान लीजिए बेंजेनोइड का, पर अगर हम इसकी चेंज करेंगे पीएच, ओके, पीएच में वेरिएशंस करेंगे, पीएच में वेरिएशंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्विनोइड स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहां से क्या होगा कि हमें कलर में डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, वन फॉर्म मेनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अनदर इन अल्कली, मतलब ये दोनों फॉर्म एक में नहीं होंगे। ओके, थस ड्यूरिंग टाइट्रेशन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिड टू अल्कलाइन और वाइस वर्सा, मतलब या तो हम एसिड को बेस में कन्वर्ट करें या तो बेस को एसिड में कन्वर्ट करें, तो मीडियम चेंज होगा तो हमें कलर में वेरिएशंस दिखेगा। द चेंज इन पीएच कन्वर्ट्स वन टॉटोमेरिक फॉर्म, एक टॉटोमेरिक फॉर्म टू अनदर एंड द कलर चेंज अकर्स, और इसीलिए कलर चेंज होता है। टाइट्रेशन सेटअप फिनोफ्थैलिन हैज बेंजेनोइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम and thus it colorless while it has quinoid form in alkaline medium। अब देखो क्या कह रहे हैं कि फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर आप यूज करो, क्या कह रहे हैं कि आप फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर यूज करो तो बेंजेनोइड फॉर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में रहेगा, मतलब ये है एसिडिक मीडियम में ये है, पर इसके अंदर आप बेस ऐड करना शुरू करो और इसको बेसिक मीडियम में ला दो, देखो बेसिक मीडियम में ला दो तो ये क्विनोइड फॉर्म अल्कलाइन मीडियम में होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कलर चेंज मिल रहा है। मिथाइल ऑरेंज हैज क्विनोइड फॉर्म मीन एसिड सॉल्यूशन एंड बेंजेनोइड फॉर्म इन अल्कलाइन सॉल्यूशन।
द कलर बेंजेनॉइड फॉर्म इज येलो वाइट, दैट इज क्विनोइड फॉर्म इज रेड। याद रखना, ये आया नहीं है अभी तक कहीं पर। अब फिनोफ्थैलिन का नाम पता है, फिनोफ प्लस थैलाइड। अब ये है आपका थैलाइड। फिनोफ्थैलिन बनाने की ये पूरी मेथड, इसमें 2 फिनोल के मॉलिक्यूल्स लगते हैं और ये पूरा जो है ये फिनोफ्थैलिन है। ओके, अब ये जो आप लिखना हो तो, अब ये जो फिनोफ्थैलिन है ना, इसके अंदर आप बेस ऐड करो तो ऐसे कलर में पिंक में NaOH के साथ देता है। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ क्या हुआ है, देखो यहाँ वाला स्ट्रक्चर देखो, ये बदल चुका है। सेम यहाँ से भी। ओके, इसने क्या किया, इससे प्रोटॉन लेने के बाद वेरिएशंस आया। उसी तरह आप इसके अंदर एसिड ऐड करोगे तो ये वापस इसमें चला जाएगा। और ये pH की रेंज आप याद रखना, 8 to 10 और 11 to 14। ओके, in the electrolysis of acid solution of AgNO3 between platinum electrode, the discharge ion at the anode will be। अब देखो मैं पॉसिबल होगा तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस का एक लेक्चर आपको दे दूंगा। अभी आपको कह दूं कि एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तब डिस्चार्ज आयन एट एनोड, एनोड पर किसकी रिएक्शन होती है। अब देखो आप ये सोचोगे कि इसके अंदर Ag प्लस है एंड NO3 माइनस है, तो आप ये सोचोगे कि यही दोनों रिएक्शन करेंगे। नहीं, ये सॉल्यूशन एक्वियस है, इसीलिए अंदर H प्लस भी अवेलेबल है और OH माइनस भी अवेलेबल है। तो होगा क्या कि यहाँ इन दोनों की भी कंपटीशन होगी और इन दोनों की भी कंपटीशन होगी। इसमें से अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल वैल्यू रिएक्शन होती है। अभी आपको कह दूं कि इसके अंदर OH माइनस जो है वो NO3 माइनस की रिएक्शन नहीं होने देगा, वो खुद रिएक्शन में चला जाएगा। तो OH माइनस आयन डिस्चार्ज एट एनोड, मतलब एनोड पर किसकी रिएक्शन होगी, OH माइनस आयन की होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने क्या कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है। अब सबकी सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए याद रखना कि K इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू डाउन होगी। क्यों, आप सोचो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट प्लस एक्सोथर्मिक एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ऑप्शन मैंने क्या दिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसे प्रोडक्ट की साइड लिखा जाएगा। अब हम क्या करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करें। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आप कहाँ बैठे हो, मैंने अभी आगे सिखाया था वैसे, मैं इस साइड बैठा हूँ, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो किस साइड होगे, तो हम इस साइड होगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। When a crystal of KMnO4 is added to water, the process, हो, चलो क्रिस्टल ऑफ KMnO4, मतलब KMnO4 क्या है, सॉलिड, किस में ऐड किया जा रहा है, वाटर के अंदर। तो जब सॉलिड को वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, डिसोल्यूशन, मतलब ये इसके अंदर सॉल्यूशन सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये सॉलिड सॉलिड रहेगा नहीं, किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड मतलब सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब याद करो मैंने कहा था H2L और L2 गैस, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीजिस, है ना। तो यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग ऑफ एंट्रोपी। सोचो 2 सेकेंड में आप आंसर ढूंढ सको, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो रेट कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू दी है 6.93 × 10⁻⁻⁴ मिनट,
व्हाट विल बी टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 दिया है 1 मोलर एंड रिड्यूस होके कितनी हो रही है टी टाइम पर 0.5 मोलर। ओके, रिड्यूस मतलब 1 मोलर में से 0.5 हो रही है। तो रेट कांस्टेंट पूछा क्या है, व्हाट विल इट टेक मतलब टाइम पूछा है, कितने टाइम में ये हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उन्होंने खुद कह दिया है, तो T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0/RT है ना। चलो 2.303 के 6.93 इंटू 10⁻⁴ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 RT मतलब टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो 1 थी और 0.5 जितनी डिक्रीज हुई तो हमें कितनी मिलेगी 0.5। चलो अब मैं कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो इसे 2.3 कर देते हैं, 2.3 और इसको मैं 6.9 कर देता हूँ इंटू 10⁻⁴ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। log 1/5 0.5, तो ये log 10/5 मतलब 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अब आपको पता हो तो 20 3 ज़ा 6.9, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 10⁻⁴ है वो ऊपर आ जाए तो +4 डिवाइडेड बाई 3 और ये क्या हो जाएगा log 2। चलो 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ और ये 0.3010। कुछ लोग याद रख लो जैसे कि log 2 3 5 7 मुझे याद है सबके सब। चलो इसका क्या होगा 3.33 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3010। अब 3.33 इंटू 0.3 करो तो आंसर क्या होगा, 0.99 समथिंग जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा ये 10⁻³ तो हमें क्या मिलेगा 10⁻³ मिली। कैलकुलेशन में आप लॉगरिथम देंगे पर हो सके तो आप ऐसे ही सॉल्व करो। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द कैटलिस्ट इज यूनिवर्सल करेक्ट। अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज केमिकली एंड फिजिकली। मैं कहूँ यही आंसर है। आपको पता होगा कि कोई भी रिएक्शन हो तब जो कैटलिस्ट है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, पर कैसी कि उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, कोई फिजिकल चेंज नहीं आएगा। इसीलिए इसे हम कम प्रपोजन में यूज करते हैं, रिमेनिंग एज इट इज, नो चेंज इन कैटलिस्ट फिजिकली और केमिकली। बाकी के 3 दिखा दो। अ कैटलिस्ट इज ऑलवेज हिट्रोजीनियस, नहीं होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस का मतलब शायद पता हो। अकॉर्डिंग टू फेस अ कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसके बारे में आपको क्वेश्चन मार्क होगा पर कभी मैं सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि मैं 30 मिनट पर वीडियो रोकना चाहूँगा। ये गलत है। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू ग्रेटर एक्सटेंट दैट ऑफ द बैकवर्ड, नहीं वो दोनों साइड से सेम तरीके से ही वर्क करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा ए। ओके चलिए